नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के वार्ड क्रमांक 55 में जर्जर भवनों पर नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई। भवन मालिकों को 15 दिन पहले नोटिस थमाया गया था। इंदौर शहर में 2 कोरोना के मरीज सामने आए जिन्होंने निजी लैब में कराई थी जांच। दोनों मरीज 30 से 35 साल के बताए जा रहे हैं। मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने पोस्टर लगाए और 11,000 का इनाम किया घोषित। गुमशुदा की तलाश कांग्रेसियों ने लगाए व्यंग्यात्मक पोस्टर। शहर में दर्दनाक घटना आई सामने। पिता ने खुदकुशी की तो 4 साल का बेटा मृत पाया गया। तो गोविंद थाना क्षेत्र का है मामला। मां अहिल्या की 300वीं जयंती पर इंदौर में आस्था, सेवा और संस्कृति का भव्य संगम। 61 साल के बुजुर्गों को किया ब्लैकमेल, 24 लाख ऐंठे। उज्जैन होटल में संबंध बनाकर वीडियो फोटो दिखाए। मऊ के समीप गांव में कुएं में अचानक से गिरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। इंदौर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने किया थाने का औचक निरीक्षण। आजाद नगर थाने पर पहुंचे एडिशनल पुलिस कमिश्नर। इंदौर में बारिश से पहले नगर निगम के अमले ने जर्जर भवनों की सूची तैयार कर ली है और इसी के तहत जोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 55 के अंतर्गत सरवटे बस स्टैंड पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें किराएदार रह रहे थे। इंदौर सरवटे बस स्टैंड स्थित जोन क्रमांक 11 के भवन अधिकारी गितेश तिवारी द्वारा बताया गया कि बारिश से पहले दुर्घटना की रोकथाम के लिए लगातार जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया है और 15 दिन पहले इन तमाम भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आज सरवटे बस स्टैंड स्थित 60 वर्ष पुराने एक जर्जर भवन पर कार्रवाई की गई है। तो उनके द्वारा बताया गया कि बारिश के मौसम में जर्जर भवन गिरने का अंदेशा बना रहता है, जिसके कारण कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई लगातार जारी है और अभी तक करीबन 15 के करीब ऐसे भवनों को चिन्हित किया गया है जिनसे लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी और भी कार्रवाई इस तरह की जाएगी ताकि बारिश से पहले जो जर्जर भवन है वह पूरी तरह से हटा दिए जाए और कोई दुर्घटना न हो। पंडित जी, किस तरह से आज अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया? आज जो जर्जर भवन जोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 55 अंतर्गत छोटी ग्वालटोली 13/1 भवन क्रमांक जो कि श्री राम रतन अग्रवाल जी के नाम से है, लगभग 15 दिवस पूर्व अपन ने नोटिस जारी किया हुआ था कि जर्जर भवन को हटाया जाए। तो भवन स्वामी द्वारा जर्जर भवन नहीं हटाया गया, जिसके आज सुबह नगर पालिका निगम इंदौर द्वारा सुबह मॉर्निंग में कार्रवाई की गई। और भी कुछ नोटिस दिए गए और किसी भवन में मतलब अभी और भी जोन क्षेत्रांतर्गत भवनों को चिन्हित किया गया है, जो कि वर्षा के पूर्व 18,000 प्रस्तावित है। टोटल कितने मकान होंगे ऐसे जो वर्षा के अंतर्गत हटाए जाएंगे? अभी लगभग 10 से 12 भवनों को चिन्हित किया हुआ है और संबंधित भवन स्वामियों को सूचना पत्र जारी किया जा रहा है, या तो उसको रेक्टिफिकेशन करें या तो हटाया जाए। ये कितने साल पुराना भवन था? ये लगभग 60 वर्ष पुराना भवन था। गीतेश तिवारी, भवन अधिकारी, जोन क्रमांक 11। जर्जर मकानों को चिन्हित किया गया है, निगम की क्या तैयारी है? देखिए, बारिश आने वाली बारिश को लेकर इस बार की जो आंधी चली थी उसमें कई वृक्ष भी उखड़े थे, तो कई सारी चीजें और भी देखी हम लोगों ने। तो एक ये पॉइंट दिया गया कि सभी ऐसे वृक्ष जो थोड़े एसिमेट्रिकल हैं, जो झुके हुए हैं, उनकी ट्रिमिंग कर रहे हैं हम लोग निरंतर, ताकि इस प्रकार की दुर्घटना से हम लोग बच सकें। दूसरा, जलभराव के पॉइंट्स, जर्जर बिल्डिंग के पॉइंट्स और साथ ही साथ कुछ जगहों पर हमारे यहाँ पैच रिपेयर की आवश्यकता है, तो इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। आज सभी जोनल अधिकारियों को भी बुलाया गया है, उनको बुलाकर भी हम इस पर निर्देश देंगे और इसको रेगुलर फॉलोअप करेंगे ताकि बारिश की स्थिति में ऐसी खराब स्थिति निर्मित ना हो। सर्वे किया जा रहा है। देखिए, जर्जर मकान हम लोगों ने अभी तक 85 चिन्हित किए। हमने कुछ मकान अभी गत हफ्तों में रिमूव भी किया है और इनको भी समय दिया गया है कि वो भवन मालिक स्वयं इसको मतलब ठीक कर लें और नहीं तो उसको रिमूव किया जाएगा। तो ऐसे लगभग 85 मकान चिन्हित हुए हैं और हमने सभी जेडोस को और तैयारी करने के लिए बोला है, सभी बिल्डिंग ऑफिसर्स को, कि वो लोग भी तैयारी करें कि और ऐसे कोई भवन तो उनको भी चिन्हित करके इस लिस्ट में करें और बारिश के पहले इनका रिमूवल करें या फिर उनको भवन मालिक खुद ही इसको रिमूव कर दे। इंदौर में फिर एक बार कोरोना के 2 मरीज जांच के दौरान सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी दोनों मरीजों से संपर्क कर उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी। तो वहीं लक्षण के सिम्टम की जांच करने की बात कही है। तो वहीं कोरोना सिम्टम्स किस कैटेगरी के हैं, बताया जा रहा है कि एक मरीज केरल से कुछ दिन पहले ही इंदौर लौटे थे।
इंदौर शहर में 2 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिनकी केरल की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। अभी यहां मरीजों की स्थिति सामान्य बनी हुई है, वहीं इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। लगातार कोरोना मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जनवरी से लेकर अभी तक सिर्फ 5 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें से सिर्फ 1 की ही मृत्यु हुई है और यहां मृत्यु भी अन्य बीमारियों के चलते हुई है। बाकी 4 मरीजों की स्थिति सामान्य है। जो वर्तमान में मिले हैं उनकी पुनः जांच कराई जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति वर्तमान में निर्मित नहीं है कि पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। यहाँ जो केस आए हैं वह इंदौर के जरूर है, लेकिन इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। क्योंकि कल फिर हमारे पास इंदौर जिले में 2 कोविड के पॉजिटिव पेशेंट आए हैं और एक की उम्र जो है 30 साल की है और एक की उम्र 33 साल की है और दोनों मेल पेशेंट हैं और एक की ट्रैवल हिस्ट्री केरल की है। चूँकि उन लोगों को थोड़े से सिम्टम्स थे, खांसी, सर्दी, बुखार के इनके, तो वो लोग प्राइवेट डॉक्टर में गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको टेस्ट के कोविड के लिए भी लिखा था और कोविड टेस्ट करने के पश्चात उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। क्योंकि हमारी हेल्थ टीम गई थी, IDSP की टीम भी गई है और उनका जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर ली है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के पश्चात जो उनके सिम्टोमेटिक अगर कोई पेशेंट आए हैं तो उनके सैंपल इनका भी है। तो ऐसे कोई भी दूसरे उनके कांटेक्ट में उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं मिले हैं और जो पेशेंट पॉजिटिव आए हैं उनका हमने सेकंड सैंपल के लिए भी वो बुलाया है कि उनके सेकंड सैंपल भेजें ताकि हम कंफर्मेटरी के लिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल MYH में भेजेंगे। तो कुछ और एहतियात, चूँकि अभी ऐसे कोविड के ज़्यादा पेशेंट नहीं आए, मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमको सर्दी, खांसी, बुखार ऐसा लग रहा है या कहीं ऐसे कोविड के हम पॉजिटिव, तो हम थोड़ा आइसोलेट रखे जाएँ ताकि अपने जो कॉन्टेक्ट में जो आ रहे हैं हमारे परिवार के लोग जो अगर आ रहे हैं तो उन लोगों को कहीं ऐसे भी नहीं रहे। क्योंकि कोविड के कहीं न कहीं दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे स्टेट में और दूसरे ज़िलों में जरूर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा प्रिकॉशन के तौर पे जरूर इसको रखना पड़ेगा। वायरस की पहचान भी वायरस अभी हम उसके WGS भी करवाएंगे, जो सिम्टम हुआ उसके कराने के पश्चात ही पता चलेगा कि कौन सा उसका जीनोम है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा फिर एक बार अनोखा प्रदर्शन किया गया और कैबिनेट मंत्री विजय शाह के पोस्टर लगाते हुए 11,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की। कांग्रेसियों का कहना है कि राजवाड़ा पर हुई कैबिनेट बैठक में विजय शाह नजर नहीं आए थे। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और अन्य कांग्रेसियों द्वारा रीगल चौराहे पर गुमशुदा की तलाश को लेकर बैनर पोस्टर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे भारत के लिए लड़ने वाली बेटियों को लेकर जो बयान दिया है वह काफी गलत है और निंदनीय है। सरकार उन्हें तलाश नहीं कर पा रही है, इसी कारण से आज हमने यह पोस्टर लगाकर अपनी बात रखी है और 11,000 का इनाम भी घोषित किया है। जो उनको तलाश कर लेगा उसे यह इनाम दिया जाएगा। इस तरह के पोस्टर लगाए हैं आज। देखिए, जब से प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी द्वारा हमारी बहन सोफिया कुरैशी जो अपना देश के लिए सर्वोच्च निछावर कर रही है, जो अपना सब कुछ दे रही है देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, भारत माता की बेटी के खिलाफ जिस तरह का नरगल बयान दिया उसके बाद से विजय शाह जी गायब है, अभी तक नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी मध्य प्रदेश का गृह विभाग उनको ढूंढ नहीं पा रहा है। इंदौर में हुई राष्ट्रीय बैठक में भी वो उपस्थित नहीं थे, तो निश्चित रूप से वो गुमशुदा हो गए हैं। इसी को लेकर आज हमने गुमशुदा की तलाश के पोस्टर इंदौर शहर के प्रमुख चौराहे पर लगाए हैं। हमने लिखा है कि जो भी व्यक्ति उनको ढूंढ कर लाएगा, जो भी विभाग उनको ढूंढ कर लाएगा, कांग्रेस को 11,000 रुपए का इनाम देगी। मैं विवेक खंडेलवाल, कार्यवाहक अध्यक्ष, जिला कांग्रेस सेवा दल इंदौर। इंदौर में एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पिता ने नोट में लिखा कि मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता, इस कारण मैं उसे भी अपने साथ ले जा रहा हूं। इस घटना का खुलासा जब हुआ जब उसका बेटा भाई घर पहुंचा और पुलिस ने मर्ग कायम कर अब जांच शुरू कर दी। पूरे मामले में तुकोगंज थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि तुकोगंज थाना क्षेत्र के गोमा की फेल में रहने वाले बबली दानटांड द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी की गई। पुलिस का कहना है कि उनके भाई के द्वारा थाने पर आकर यह बताया गया कि भाई बबलू ने खुदकुशी से पहले उन्हें फोन लगाकर कहा था कि तुम घर पर कब तक आओगे। जिसके बाद जब मैं भाई के घर पहुंचा तो देखा कि भाई बबलू फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका था, जबकि 4 साल का बेटा पलंग के पास पड़ा हुआ था जिसकी मौत हो गई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। बता दें कि कुछ जहरीला पदार्थ का सेवन करने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने मौके से एक नोट भी बरामद किया है जिसमें लिखा है कि मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता और इस कारण से
मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं, जबकि मृतक बबलू की पत्नी सोनाली का 3 महीने पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। मृतक बबलू रिक्शा चलाने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना के आने के बाद क्षेत्र में काफी सनसनी फैली हुई है। गोमा की फैल में रहने वाले बबलू उम्र 37 वर्ष और उसका लड़का हरमन 4 वर्ष की कल मृत्यु सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी, जिस पर थाने पर मर्ग कायम करके जांच की गई। और जो अभी प्रारंभिक जांच में बात सामने आई है, तो उसके भाई ने, जिसने मर्ग कायम कराया, उसने बताया कि 2:30-3 बजे उसको बबलू का फ़ोन आया था, जब वह चौथराम हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट कर रहा था। तो उससे पूछा बबलू ने कि तू घर कब आ रहा है। वह घर पहुंचा करीबन 3 बजे, तो उसने देखा कि बबलू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसका लड़का भी मृत अवस्था में मिला, जिसके मुंह से झाग जैसा आ रहा था। और दोनों की मृत्यु होने पर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एफएसएल टीम और अन्य टीमों को बुला के घटनास्थल को सीलबंद भी किया गया और उससे साक्ष्य एकत्रित किए गए। वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में बबलू ने लिखा है कि उसको ब्लड कैंसर है, उसके पास समय कम है, उसका लड़का हरमन उसके बिना नहीं रह सकता, जिसको वह साथ लेके जा रहा है। अपने भाई के लिए और भी लिखा है कि ख्याल रखना, इस चीज़ का ख्याल रखना। तो सुसाइड नोट हमको मिल गया है। और उसके भाई ने यह भी बताया कि बबलू की पत्नी का निधन 3 माह के पूर्व हो गया था टीबी की बीमारी से, तब से वह दुखी भी रहने लगा था। ये सब चीज़ें मर्ग जांच में हमने एकत्रित की हैं और अब मर्ग आगे की जांच में जो भी साक्ष्य पाया जाएगा उसके हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे। इंदौर में पुण्य श्लोका माहिल्या देवी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि अहिल्या उत्सव कमेटी के तहत ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर मनाया जा रहा है। बता दें, कार्यक्रमों की मुख्य बातें अहिल्या उत्सव, अहिल्या जयंती के उपलक्ष्य में अहिल्या उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम शामिल है। गौरतलब है कि इंदौर में अहिल्या जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मानव सेवा, गो सेवा, भजन संध्या और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। अहिल्या स्मारक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा ताई महाजन के नेतृत्व में भव्य अहिल्या स्मारक का निर्माण हो रहा है, जिसमें करीब 100 करोड़ की लागत आएगी। शोभा यात्रा देवी अहिल्या अखंड धननगर समाज शक्ति समिति ने महेश्वर से इंदौर तक एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 100 से अधिक वाहन शामिल थे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मां अहिल्या की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है और उनकी विरासत को याद किया जा रहा है। मेरे को लगता है कि अहिल्या उत्सव पे जो इस बार कार्यक्रम हो रहे हैं वो माता जी के जीवन पर आधारित होंगे और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग भी इसमें शामिल हों और माता जी की न्यायप्रियता, महिला सशक्तिकरण, जिस प्रकार से उन्होंने विकास के नए आयाम दिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अनेक धर्मशालाओं, घाट, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, वो हम सबके लिए आज एक ऐतिहासिक धरोहर है। हम सब लोगों को माँ अहिल्या के नाम से ही जाना जाता है। इंदौर को माँ अहिल्या की नगरी भी कहा जाता है, इसलिए अहिल्या माता जी के नाम पर ये अनेक आयोजन भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किए जाने हैं। इन आयोजनों में इंदौर के विकास में अहिल्या माता का योगदान, ऐसा कुछ चित्रांकन वाला कोई फैक्टर नहीं है? इसके लिए एक प्रदर्शनी भी लगाई है और अहिल्या माता ने इंदौर के विकास के लिए बहुत सारा काम किया है। फिर भले ही जाम घाट हो, अनेक पुल हो, अनेक घाट हैं जो माता जी के द्वारा निर्मित हैं। इंद्रेश्वर महादेव है, देवगुराड़िया मंदिर है और राजबाड़ा जो स्वयं है, वे स्वयं माता अहिल्या ने ही पूर्ण कराया था। तो अहिल्या माता ने अनेक कार्य किए हैं। फिर भले ही हमारे तो इंदौर के अनेक जगहों के नाम भी, हाथी पाला है तो वहाँ हाथी पाले जाते थे। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिस पर माँ अहिल्या के साक्षात प्रमाण और उन्होंने जो विकास कार्य किए वे हमको दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर उनका भी कुछ जीर्णोद्धार करा के उन्हें भी सहेजा जाए, इसके लिए हम प्रयास जरूर कर रहे हैं। एक बात थोड़ी सी ज्यादा हॉट इश्यू हो रहा है, कई सारे ऐसे बयान आ रहे हैं, चाहे मंत्री हो चाहे नेता हो, एक भाजपा नेता ने और एक दो महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को लेकर
25 तारीख को राजबाड़ा से रिगल तक भी सुबह निकाली जाएगी। इसके अलावा भाषण प्रतियोगिता और अनन्य कार्यक्रम शोभा यात्रा है, जैसे जो माता जी की प्रतिवर्ष निकलती है, हम उसमें भी शामिल होंगे। इसके अलावा एक नेट बॉल प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। एक कबड्डी की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसके अलावा 28 या 29 तारीख में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहिल्या माता ने बहुत काम किए हैं और इंदौर की पहचान भी माता अहिल्या के नाम से है। एक महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन भी इंदौर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पार्षद, पूर्व पार्षद, विधायक, इस लेवल के जिले में निवासरत पंच, सरपंच सभी को उसमें आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा शहर के 34 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक संभालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की बहनें करेंगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक महीने होने वाला मन की बात कार्यक्रम भी 25 तारीख को है। उसको लेकर भी तैयारियां हमारी जारी हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बूथों पर इस बार मन की बात कार्यक्रम सुनी जा सके। तो इस प्रकार अहिल्या जी की जन्म त्रिशताब्दी के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, तिरंगा यात्रा और ऐसे अनेक आयोजन लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके बीच में आएंगे। नमस्कार। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला ने 61 साल के बुजुर्ग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बना ली है और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर करीब 24 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने परेशान होकर पुलिस की शरण ली, जिसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके बैंक खाते सील कर 19 लाख रुपए होल्ड करा दिए हैं। बता दें, पुलिस के मुताबिक 22 मई को मदन सिंह निवासी ग्राम बिचौली मर्दाना ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि दुकान पर किराए से विनीत जैन नामक व्यक्ति ग्रोसरी स्टोर चलाता है, जहां आरोपी महिला कर्मचारी के तौर पर काम करती थी। स्टोर पर आते जाते महिला ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पीड़ित के मुताबिक दिसंबर 2023 में महिला ने उन्हें उज्जैन घूमने के लिए राजी किया और उनकी ही कार से दोनों उज्जैन पहुंचे। वहां एक होटल में रुककर महिला ने उनके साथ संबंध बनाए और चुपके से फोटो वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद महिला ने फोटो वीडियो दिखाकर बुजुर्ग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वह बार बार उन्हें वीडियो वायरल करने की धमकी देती रही और इस दबाव में पीड़ित ने 2 साल के करीब 24 लाख रुपए उसे दे दिए। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आखिरकार उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी सहर्ष यादव ने बताया कि जांच में पीड़ित द्वारा बताए गए सभी तथ्य सही पाए गए। इसके आधार पर महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके बैंक खातों को फ्रीज करते हुए 19 लाख रुपए होल्ड कर लिए। मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। मदन सिंह पिता बाबू सिंह के द्वारा रिपोर्ट दिखाई गई थी कि उनको एक महिला के द्वारा एक्सटॉर्ट किया गया है। उन्हें अश्लील वीडियो बना करके उनसे 2 सालों में लगभग 24 लाख रुपए जो है वसूल किए गए। तो उसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण की जांच में पाया गया कि जो शिकायत करता थे उनके द्वारा जो तथ्य बताए गए वो सही पाए गए। आरोपी प्रकरण में जो आरोपी महिला है वैशाली मनावर, उसको विधिवत महिला अभिरक्षा में लिया गया। उनको पूछताछ की गई, जिसमें ये पाया गया कि उनके द्वारा ये अपराध घटित किया गया और संबंधित बैंक खाते सील किए गए। इंदौर महू के समीप दातोदा गांव में कुएं में अचानक तेंदुआ गिर गया और तेंदुए के गिरने की सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तत्काल तेंदुए को निकालने का काम शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने केवल 10 मिनट मेहनत के बाद तेंदुए को सकुशल पिंजरे में कैद कर कुएं से बाहर निकाला। दरअसल रेस्क्यू टीम के प्रभारी योगेश यादव ने बताया कि दातोदा गांव में तेंदुए के कुएं में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर रवाना हुई। मौके पर पहुंचकर कुएं में पिंजरा उतारा और रस्से और लकड़ी की मदद से 10 मिनट में ही तेंदुए को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। जंगली बिल्ली आई है बोले हमारे यहाँ। तेंदुआ बोलते हैं। ये देखो तेंदुए की उम्र
करीब 2 साल है। बताया जा रहा है कि रास्ता भटकते हुए तेंदुआ गांव में पहुंच गया था, तभी अचानक से कुएं में गिर गया। तेंदुए के कुएं में गिरने के बाद कुएं के आसपास ग्रामीण की भीड़ लग गई, जिसे रेस्क्यू टीम द्वारा हटाया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ स्वस्थ है और स्वास्थ्य परीक्षण और ऑब्जर्वेशन के बाद एक बार फिर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। रेस्क्यू कर तेंदुए को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय लाया गया, जहां मेडिकल टीम द्वारा तेंदुए का परीक्षण किया गया। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के अनुसार तेंदुआ स्वस्थ है और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसके बाद फिर से उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। क्या पूरा मामला था और किस तरह से रेस्क्यू किया गया? सर, रालामंडल की रेस्क्यू टीम को आज लगभग 1:10 पर सूचना मिली कि दातोदा गांव में एक तेंदुआ कुएं में गिरा हुआ है। तो हम लोग महज वहां पे 15 से 20 मिनट के बीच में पहुंचे और महज 10 से 15 मिनट का समय लगा हमको रेस्क्यू करके हम तेंदुए को यहाँ पर चिड़ियाघर में उसका चिकित्सा परीक्षण करने हेतु लाए हैं। सर, कितनी वर्ष का उम्र का है और क्या पूरी स्थिति रही है तेंदुए की? इसकी उम्र लगभग 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के बीच है और तेंदुआ अभी प्रथम दृष्टया टीम ने मुआयना किया तो पूर्ण रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन वेटनरी डॉक्टर आदरणीय श्री उत्तम यादव जी के द्वारा उसका चिकित्सा परीक्षण करने के उपरांत उसको यथास्थान सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। सर, क्या कारण रहा है कि वो जो ग्रामीण स्थल है गांव के बीचों बीच ये तेंदुआ पहुंच गया और कुएं तक पहुंचा है? कुएं के पीछे जैसा कि ग्रामीण लोगों द्वारा बताया कि किसी कुत्ते के पीछे उस या कोई और अन्य जंगली जानवर रहा होगा, जिसके पीछे पीछे वो कुएं के पाल पहुँच गया और पाल को पलट के एकदम से कुएं के अंदर चला गया। सर, कितनी देर में इसका रेस्क्यू हो गया था? सर, इसका रेस्क्यू महज रालामंडल की टीम द्वारा वहां पर रेस्क्यू कुएं के पास पहुंच के महज 12 से 13-14 मिनट के बीच में ही इसका रेस्क्यू कर लिया गया है। इसकी प्रक्रिया किस प्रकार की थी सर? खटिया डाल के किया क्या? इसकी प्रक्रिया ये थी कि इसमें ये पूरा फिजिकल रेस्क्यू था, इसमें केमिकल रेस्क्यू की कहीं कोई केमिकल का कोई उपयोग नहीं किया गया। यहाँ पे चूँकि वो कुएं में गिरा हुआ था तो अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम पूर्ण सावधानी तरीके से रस्से में एक केज को बांधकर उसको कुएं में डाला और वाटर लेवल मेंटेन करते हुए पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से तेंदुए को उस केज के अंदर आने हेतु मतलब इंतज़ार किया। और एकदम से अच्छा ये संयोग बस ये भी रहा कि बहुत जल्दी तेंदुआ केज में आ गया, तो तुरंत वहाँ से लेके हम लोग उसको यहाँ पे आ गए। आपका नाम बताओ? मेरा नाम योगेश कुमार यादव है और मैं रालामंडल में वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर थाने का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुराने पेंडिंग अपराधों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की, साथ ही पिछले दिनों हुए गोलीकांड के विषय में अभी फरार आरोपी में अपडेट लिया गया। दरअसल शहर में मादक पदार्थ आपराधिक घटनाओं को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह द्वारा आजाद नगर थाने का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा और एसीपी सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुराने पेंडिंग अपराधों को लेकर बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि किसी जांच में किसी भी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। साथ ही सालों से पेंडिंग पड़े अपराधों की भी एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा की है। सर, आज आजाद नगर थाने का निरीक्षण। देखिए, आजाद नगर थाना की अपराध समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही है। ये रूटीन पुलिस के सुपरवाइजरी ऑफिसर का वर्क होता है। इस साल मुझे जोन 1 की समीक्षा करनी है। जोन 1 के दोनों राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर टीआई उपस्थित हैं। थाने की पेंडेंसी देखी जा रही है। थाने में अपराध के क्रम में, विवेचना के क्रम में कहाँ क्या बेहतर तरीके से किया जा सकता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हमारे विवेचकों के पास कौन सी डायरी पेंडिंग है, किसके पास कितना लोड है, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, किस प्रकार के अपराध में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, कैसे उसका निकाल किया जाए, इस सब की भी हम चर्चा करेंगे। और विवेचक वाइज मर्ग अपराध की विवेचना, पेंडिंग अपराध 173(8) में जो विवेचना हो रही है, इन सब की भी समीक्षा की जाएगी। प्रयास ये किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपराध हैं उनका समय से निकाल हो जाए। सनसनीखेज अपराध पर विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता के केसेस होते हैं जिसमें सरकार ये चाहती है कि ऐसे अपराधियों को सज़ा मिले, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोनों राजपत्रित अधिकारी एडिशनल डीसीपी और एसीपी यहाँ बैठे हुए हैं, चर्चा करेंगे ताकि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा सके और ऐसे अपराध में अपराधी को सज़ा दिलाई जा सके।